हमने अब तक रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के कुछ उदाहरण देखे हैं और हमने देखा है कि अगर हम इस समीकरण को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कार्बन से शुरुआत करते हैं तो हमारे पास अभिकारक पक्ष यानी कि रिएक्टेंट साइड की तरफ 2 कार्बन है। ये दोनों कार्बन इस एथिलीन अणु में बैठे हुए हैं और इसलिए हम उत्पाद पक्ष की तरफ 2 कार्बन चाहेंगे। और अभी तो हमारे पास उत्पाद पक्ष की तरफ सिर्फ 1 कार्बन है, इसलिए अभी तक जो हमने किया है कि यदि हमें इसे संतुलित करना होता तो हम यहां पर सामने 2 लगा देते। तो अब हमारे पास प्रत्येक एथिलीन अणु के लिए उत्पाद पक्ष की तरफ 2 कार्बन है और हमने अभी भी इस रासायनिक समीकरण को पूरी तरह से संतुलित नहीं किया है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के सामने ये बड़ा सा 2 क्यों लगाया गया है। आप कहेंगे कि मुझे छोटे वाले 2 ज्यादा पसंद हैं जो सबस्क्रिप्ट में लगे हैं, तो क्यों ना वहां पर हम 2 लगा दें, कुछ इस तरह से। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से ये वास्तव में अणुओं को बदल दे रहा है। यह अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, यह अब एक विचित्र चीज है जो वास्तव में प्रकृति में मौजूद नहीं है, यानी कि C2O2 जैसी कोई चीज नहीं है। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप असल में अभिक्रिया को बदल रहे होते हैं। लेकिन यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की बात करें तो जब आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रहे होते हैं तो प्रक्रिया स्वयं संतुलित होने से पहले ही कुछ घटित होने का वर्णन कर रही होती है। लेकिन बस यहाँ पर अणुओं या परमाणुओं की संख्याएं दोनों पक्षों में असंतुलित होती है, यानी कि जब यह असंतुलित होता है तो इसमें अणुओं की संख्या के संदर्भ में सही संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए जब आप इन्हें बदल रहे होते हैं तो आप केवल एक चीज बदल सकते हैं, वह है अणुओं की संख्या। यहां आप अणु के भीतर घटकों की संख्या नहीं बदल सकते। यही कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम इन सबस्क्रिप्ट को नहीं बदलते हैं, यानी कि ये नीचे जो अंक लिखे हुए हैं इनको हम नहीं बदलते हैं। अब यदि आप इसे थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहते हैं तो आइए इनमें से प्रत्येक अणु के चित्र को बना लेते हैं। तो अगर हम एथिलीन की बात करें तो एथिलीन कुछ इस तरह से दिखता है। कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड है। फिर प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणु से बना होता है। ध्यान दें कि आपके पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीजन का अणु O2 ये ऐसा दिखता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु एक दूसरे से द्विआबंध से बने हैं, डबल बॉन्ड से बने हैं। और फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें एक कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से द्विआबंध द्वारा बंधित है। और अंततः आपके पास जल का एक अणु है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से बंधा हुआ है। तो चलिए यहां पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहां मान लेते हैं कि यदि आपने सबस्क्रिप्ट में 2 लगाया होता, यानी कि यहां C के नीचे 2 लगाया होता, तो आप असल में क्या कर रहे होते? आप असल में इस अणु की संरचना ही बदल देते, यानी कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ना रह के कुछ और हो जाता। तो ऐसा करना ठीक नहीं होता। यहां पर हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए। तो आप कहते ठीक है, यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पाद के रूप में मिलेगा। लेकिन बात यह है कि एथिलीन के प्रत्येक अणु के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु मिलेंगे? तो चूंकि यहां पर 2 कार्बन है और हमें 2 कार्बन इधर चाहिए उत्पाद की तरफ, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु मिलने चाहिए। तो यहां पर हम 2 लगा देंगे आगे। तो यहां पर हमें उत्पाद की तरफ 2 कार्बन मिल गए बिना इस अणु की संरचना को बदले हुए। आप चाहें तो इसे चित्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप इसको हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक और अणु यहां लगा सकते हैं। तो यहां उत्पाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु मिल रहे हैं। तो यहां पर हमने दोनों पक्षों में कार्बन को संतुलित कर लिया है। 2 कार्बन यहां पर अभिकारक पक्ष में है और 2 कार्बन यहां पर उत्पाद पक्ष में है। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो आप कहेंगे कि इधर अभिकारक पक्ष में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन उत्पाद पक्ष में तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो क्यों ना हम यहां पर जल का एक और अणु ले लें। तो जल का एक और अणु ले लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। अभिकारक पक्ष में 4 हाइड्रोजन, उत्पाद पक्ष में 4 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को हमने संतुलित कर लिया। तो चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पर 2 अणु हैं जल के और 2 अणु हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहां पर 2 लिख लिया। अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो इधर उत्पाद पक्ष में कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन उत्पाद पक्ष में है। लेकिन अभिकारक पक्ष में तो 2 ही ऑक्सीजन है। तो क्यों ना हम ऑक्सीजन के 2 अणु और लगा लें इधर। तो यहां पर 2 अणु और बना लेते हैं। तो कुल 3 अणु हो गए ऑक्सीजन के। तो यहां पर 3 लिख लिया। अब हमारे पास
अभिकारक पक्ष में 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्सीजन अभिकारक पक्ष में है और 6 ऑक्सीजन इधर उत्पाद पक्ष में है, यानी कि ऑक्सीजन को भी हमने संतुलित कर लिया। तो इस तरह से अब ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु अभिकारक पक्ष में है और 2 कार्बन परमाणु उत्पाद पक्ष में है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक पक्ष में है और 4 हाइड्रोजन परमाणु उत्पाद पक्ष में है। यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन परमाणु एथिलीन अणु में है और यहाँ पर जल के अणु में है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक पक्ष में है और 6 ऑक्सीजन परमाणु उत्पाद पक्ष में है। इधर कुछ ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड में है और कुछ जल में है और इधर सारे के सारे ऑक्सीजन परमाणु आणविक ऑक्सीजन में है। अब एक चीज ध्यान दें कि यहाँ हमने अणुओं की असल संरचना को नहीं बदला है, बस यहाँ हमने अभिक्रिया में उपस्थित अणुओं की संख्या को बदल दिया है, जो कि यहाँ गुणांकों के रूप में आणविक सूत्र के सामने लिखा हुआ है और यही अणुओं की संख्या को दर्शाता है और इसी को हमने बदला है।